बुल्ला बने हुए हैं, बुजुर्ग, और इतनी लंबी आपकी दाढ़ी है। साइमा आपके साथ पेयर में है जी, ठीक है। ये एक तरफ आप साइमा के हीरो भी हैं जी। और इस फिल्म में आपने साइमा के भाई का किरदार किया। आप भी असल में फनकार हैं। माजी में या अब आपका कोई क्रश है? नीलम मुनीर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। आजकल बहुत ही हिट जा रही हैं टीवी पे दुर्रे फिशा, और उनका पहला ड्रामा ही आपके साथ था दिलरुबा। जी जी। तो जरा उसके हवाले से बताइएगा कि ये कैसे प्रोजेक्ट मिला आपको? बड़ी हसीन थी, बहुत खूबसूरत, लाइक आप समझ लें ऐसे जैसे चांद का टुकड़ा होता है। आपने सबा कमर के साथ एक फिल्म भी की, जी। उसमें भी आपका एक छोटा सा, जी जी। आप समझ ले, वो कैमियो। और तो ये क्या वजह थी कि उन्होंने आपको इतना क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, हालांकि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं? साइको फिल्म आपकी रिलीज हुई थी जी। उसका रिस्पांस कैसा आपको आया? जितना मैंने काम किया था वो तो मंजर यहाँ पे नहीं आया, तो उनको बेहतर लगा होगा शान साहब को, तो उन्होंने वो कट कर दिया। बिलीव जो एतकाद है मेरा अपने रब पे, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। और पंजाबी च कहते हैं मैं सिर डा के लगा ते जाई जा रहे हैं, कदी ना कदी तो मंजिल पे पहुंच जावांगे। एक तरफ जियो वालों ने मुझे कास्ट किया, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसका नाम था जिंदगी एक पहेली। 3 बाप बेटों का ट्रायंगल था। शबीर जान वालिद का कैरेक्टर कर रहे थे और 2 उनके बेटे होते हैं, एक मैं था और एक था अली रिजवी। अब मैं पता नहीं एक वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ? कोई नहीं, बोल दें। ये जो तीनों बाप बेटे थे ना, बड़े हरामी कैरेक्टर था ये। जब मेरा काम दिखना शुरू हुआ वहाँ पे, फिर मुझे मॉर्निंग शोज निदा यासिर के शो से ऑफर्स आना शुरू हुई। उन्होंने शोज में वो एवरी वीक में एक दफ़ा तो लाजमी, मतलब महीने में 3 से 4 दफ़ा वो अपने चैनल पे लाजमी मुझे बुलाते थे। तो यहाँ से फिर एक सिलसिला बनता गया। फिर वहाँ पे एक फिल्म बन रही थी, घबराना नहीं है, सबा कमर वाली। उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया। उसमें तकरीबन कोई मेरे 4 सीन थे, लेकिन सीन बड़े कमाल थे। चाहे 2 हीरोइन सामने रखते हैं, माहिरा खान और सबा कमर, तो आपकी पसंद कौन सी? सबा कमर। सबा। अगर हर लिहाज से सबा कमर। अगर हम सज्जल अली को लाएं तो? हाँ, ये मुकाबला बराबर का है। एहसन खान और समी खान से एक्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं ना? जी जी, जाहिर है। दानिश तैमूर का करिश्मा बहुत शानदार है, मतलब मर्द हसीन लगता है स्क्रीन पे जो वो उसमें क्वालिटी है। फिरोज खान थोड़ा सा ओवर स्मार्ट एक्टिंग करता जरूर है। नईमा भट्ट है? नो, दूर तक नहीं है नईमा भट्ट। साइमा जी या महविश हयात? और नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार आप जहीर भाई, आप फिल्म की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जहीर शेख। आज हमारे डीपी पॉडकास्ट में बहुत ही खूबसूरत और यंग जनरेशन के पसंदीदा फनकार, जो कि टीवी में, फिल्म में बहुत ही अच्छी अदाकारी के साथ नुमाया नजर आ रहे हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है तलत शाह। बहुत सारी बातें करेंगे, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आपको, आपकी टीम को और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलत भाई, आपने, वैसे तो आप यंग मैन हैं और अभी जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें आप नुमाया नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका सफर जो है ना वो इतना वो अर्लियर नहीं है। आपने काफी अरसा से शुरू किया, लेकिन अल्लाह ने एक आपको पहचान दी है। तो जरा थोड़ा सा अपने सफर के हवाले से बताइएगा, कब शुरू हुआ और आज तक का सफर कैसा रहा? एक्चुअली जो मैंने डेब्यू किया था 2016 में, 2016 में किया था। नैन मनियार डायरेक्टर थे और A+ का प्रोजेक्ट था चंदनहार। काफ़ी अच्छी बड़ी कास्ट थी उसमें, अब मैं गिनवाने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। बहरहाल चंदनहार व्यूवर्स देख भी सकते हैं उसको सर्च करके। तो काफ़ी अच्छी बड़ी कास्ट के साथ किया था, वो मेरा डेब्यू था। और फिर उसके बाद सैयद फैसल बुखारी साहब का मैंने किया, कैसी खुशी लेके आया चांद। और फिर फैसल बुखारी साहब का यहीं पे किया था रानी। तो ये 2-3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो मैं करके उसके बाद मैं कराची चला गया था। तो फिर कराची जाने के बाद जो मैं लाहौर में काम कर चुका था तो वो तो किसी खाते में नहीं आया। फिर वहाँ जाके फिर दोबारा से नए सिरे से मेहनत, स्ट्रगल और कोशिश करता रहा, और अल्लाह ताला ने। लाहौर में जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त जो है ना फिल्म का भी इतना अच्छा दौर नहीं था। टीवी ड्रामा भी ठीक ही था, लाहौर में तो मुनासिब था जी, कराची में ज्यादा काम था। तो आप ये बताइएगा कि आपको कैसे लगा कि आप एक स्टार हैं और आपको अब शोबिज में ही आना है? एक्चुअली जब मैंने डेब्यू किया था उसमें चंदनहार में, तो वो तो चूंकि मेरा फर्स्ट ड्रामा था। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर देता हूँ कि ये ड्रामा मुझे मिला कैसे। इस ड्रामा के जो प्रोड्यूसर थे शहजाद चौधरी साहब, ओरिएंटल फिल्म के ऑनर भी हैं, उनके वालिद साहब, ये उनके बेटे हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एक जगह पे मैं बैठा था, गेट टुगेदर में फिल्म थी हमारे दोस्तों की।
तो बड़े प्यारे एक मेरे भाई हैं, वो उनका ताल्लुक पुलिस शोबे से है। तो हम बैठ के ना सिंगिंग कर रहे थे, गाने गा रहे थे। तो ये साहब भी वहाँ पे आए हुए थे, शहजाद चौधरी साहब। तो वो गाना गा के मैं जब ख़त्म किया तो कहते कि यार आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज़ है और शक्ल भी इतनी प्यारी है, आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं एक्टिंग, मुझे तो मैंने अलिफ बे नहीं आती एक्टिंग की, तो मैं कैसे करूँगा? तो पंजाबी में मुझे कहते ओ छड्डो शाह साहब, जेड़े सारे एक्टिंग करते ने घरों सीख के आंदे ने, मतलब आप कोशिश करें, आप सीख जाएंगे, कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो इन केस अगर मैं करता भी हूँ तो मुझे करवाएगा कौन? मेरा तो ऐसा कोई जानने वाला नहीं है। कहते मैं आपको करवाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। तो वो जो भाई थे मेरे साथ बैठे हुए माजिद साहब, उनकी हंसी निकली, उन्होंने कहा ये प्रोड्यूसर हैं, फाइनेंसर हैं, ये ड्रामास वगैरह बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। उन्होंने अपना शहजाद साहब ने कार्ड निकाल के दिया, मुझे कहते कि कल ऑफिस में आ जाए। मैं चला गया। वेरी नेक्स्ट डे हम मतलब हमारी मुलाकात हुई, उनसे जाके मैं मिला और एक प्रोजेक्ट का उन्होंने मुझसे जिक्र किया, वो यही जिसका मैं पहले बता चुका हूँ, चंदनहार। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। एक कैरेक्टर था बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा था, तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और कोई 1 वीक के बाद उसकी शूटिंग स्टार्ट होनी थी। तो बस फिर वो यहीं से सिलसिला चला। और फिर उसके बाद जब मैंने ये आपकी बात पे वापस आते हैं कि आपको कैसे लगा, तो जब ये मैंने काम स्टार्ट किया, शुरू किया, तो शुरू में तो पहले 1-2 दिन मुझे लगा मुश्किल कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो डायरेक्टर थे वो बहुत ही शानदार हैं, नैन मनियार। उन्होंने कहा तलत भाई आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको ऐसा करवाऊंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पहले कभी काम किया या नहीं किया। क्या बात। तो अच्छा, ये तब से एक बात मेरे जहन में बैठ गई कि आर्टिस्ट या अदाकार बतौर उसकी कोई हैसियत नहीं है, शख्सियत के लिहाज से तो है। अदाकारी के मैदान में जब आप आते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी और उत्तम चीज वो डायरेक्टर है। क्या बात। एक डायरेक्टर ही है जो एक्टर को बनाने वाला होता है, और मैं कहता हूँ सब कुछ वही है। हाँ, इंसान में स्पार्क होना चाहिए, थोड़े करंट होने चाहिए, तो फिर जो डायरेक्टर है ना वो आपसे करवा लेता है। तो बस फिर वो जब मैं करता गया, और वो माशाल्लाह काफी मेरा अच्छा सपोर्टिंग कैरेक्टर था, बट था थ्रू आउट, फर्स्ट एपिसोड से, और वो तकरीबन कोई 60 एपिसोड थे, तो वो 100 था चंदनहार, बड़ा जबरदस्त था। तो उसमें फिर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, शुरू किया, पहले 2-3 दिन मुझे मुश्किल आई, लेकिन उसके बाद जब मैं करता गया मुझे मजा आने लग गया। और उसके बाद फिर जब दूसरा प्रोजेक्ट यहीं लाहौर से मुझे फैसल बुखारी साहब ने कास्ट कर लिया। बड़े डायरेक्टर भी बड़े, और जो उसके राइटर मुसन्निफ थे वो आउट ऑफ मतलब हमारे हमसाया मुल्क से थे। खालिद आजमी साहब, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बड़ा शानदार एक्सपीरियंस था मेरा, वो किया। फिर उसी ड्रामे के बाद फैसल बुखारी साहब ने मुझे एक और ड्रामे के लिए कास्ट के लिए, रानी के लिए, वो किया। तो बस फिर उसके बाद फिर मजा। अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी नए बंदे को, किसी नए टैलेंट को चांस दिया जाता है तो उसको कहा जाता है तुम्हारे लिए ये चांस ही है, रकमा नहीं है। रकमा। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, या आपको प्रॉपर चंद्रहार में साथ आपको उसका मुआवजा भी दिया गया? नहीं, बिल्कुल मुझे मुआवजा दिया गया, और चूंकि एक तो मेरा जो ताल्लुक था वो बहुत अच्छा था, उस बिहाफ पे मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। और ये आपकी बात बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है कि नए आने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको शुरू में इस चीज़ का ये सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह कितनी आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने चांस लिया और वो उनकी लाइफ बन भी गई है, और कितने ऐसे ही हैं, कितने भी ऐसे हैं अभी तक माशाल्लाह वो काम का लेवल वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन ये है कि काम माशाल्लाह वो कर रहे हैं। और अच्छा तलत, आपके बारे में जो शोबिज़ इंडस्ट्री में मशहूर है ना, वो ये है कि तलत जो है ना ये बड़ा हंसमुख है, और लड़कियां जो है ना वो बहुत ज्यादा माइल होती हैं आपकी तरफ। क्या ये सच्ची बात है या वाकई ये बातें बनी हुई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो अखलाक है ना, सबसे पहले तो वो होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू, आपका लहजा, आपका एटीट्यूड, आपके अपने आर्टिस्ट के साथ, को आर्टिस्ट के साथ आपका रवैया कैसा है, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो फिर इसीलिए तो लोग इजी फील करते हैं बात करने में। मेरे में किसी किस्म के कोई टेंट्रम्स नहीं है, मैं दिखाता भी नहीं हूँ, ना डायरेक्टर्स को, ना प्रोड्यूसर्स को, और सेट पे जितने भी लोग हैं, इवन के मतलब कोई वहाँ पे चाय बनाने वाला भी है ना, जो किचन में होता है लड़का, मतलब उनके साथ भी मैं बिल्कुल ऐसे होता हूँ कि जैसे ये मेरा भाई है। ये तो बात अच्छी है। और ये बताइएगा कि इस शोबिज़ इंडस्ट्री में माजी में या अब आपका कोई क्रश है? माजी में मेरा क्रश था, और मेरी बहुत अच्छी वो को स्टार भी थी, और हमने कैसे खुशी लेके आए चांद में काम भी किया। नीलम मुनीर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, और माशाल्लाह आने वाली जिंदगी उनकी मुबारक और रंगीन करे।
ये ड्रामे की बात हो रही है तो मुझे जी। ये बताएं कि आजकल बहुत ही हिट जा रही हैं टीवी पे दुर्रे फिशा, और उनका पहला ड्रामा ही आपके साथ था दिलरुबा। जी जी तो जी जरा जी। उसके हवाले से बताइएगा कि ये कैसे प्रोजेक्ट मिला आपको, जरा थोड़ा सा हमें भी पता चले। मैं उन दिनों में वहीं कराची में ही था, तो हम टीवी से मुझे कॉल आई थी, उनके प्रोडक्शन का वो देखते थे अदनान, तो उनकी कॉल आई थी कि कैरेक्टर है, एक हमारी नई आर्टिस्ट हैं, उनका डेब्यू है, तो आप उनके हस्बैंड हैं, वो आपकी वाइफ हैं, तो वो उनकी हानिया आमिर की हानिया आमिर की बहन का कैरेक्टर कर रही हैं। मैंने कहा ओके फाइन ठीक है, तो आपने उनके घर का दामाद बनना है। तो कैरेक्टर उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा आप आ जाएं हम टीवी, हम ताकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। तो अब मुझे नहीं पता था कि दुर्रे फिशा हैं, और वो चूंकि उनका पहला ड्रामा था, डेब्यू था उनका, अली हसन डायरेक्टर थे, तो मैं चला गया, जाके मैंने उनसे स्क्रिप्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आगे 3 दिन के बाद की डेट थी आई थिंक। तो 3 दिन के बाद जब शूट पे गए, रमज़ान थे, रोज़े चल रहे थे, तो मैं सेट पे गया। सेट पे जाके जब हम जाके मेकअप रूम में बैठते, सब आर्टिस्ट वहीं होते हैं, उनके लिए एक या दो कमरे मुख्तस किए होते अलग हैं। मुख्तस किए होते हैं। तो मैं अंदर गया, तो जाके मेरी अब माशाल्लाह वो बैठी हुई सामने, बड़ी हसीन थी, हाँ। बहुत खूबसूरत, लाइक आप समझ लें ऐसे जैसे चांद का टुकड़ा होता है, हाय हाय। बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो उनका डेब्यू था मेरे साथ। तो माशाल्लाह आप देखें वो कहाँ पे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी है, तरक्की दी है, और बहुत और इस टाइम बहुत जबरदस्त जा रही कभी है। राब्ता हुआ आपका दोबारा उनके नहीं साथ? नहीं नहीं नहीं। कभी अच्छा, आर्टिस्टों का पता क्या, हम लोग जब सेट पे जाते हैं ना, बिल्कुल हमारा जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर माहौल है बिल्कुल फैमिली वाला होता है। नहीं। किसी से बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी बन जाती है, दोस्तियाँ हो जाती हैं, और राब्ते रहते हैं। बट मेरी कोशिश होती है कि मतलब सेट पे जाएँ, अच्छे से मिलें, अच्छे अखलाक से पेश आएँ। तो अगर बॉन्डिंग बन गई है, दोस्ती हो गई है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप वरना जब बाहर की बात बाहर ही छोड़ के आए। बाहर, हाँ, वहाँ की बात वहीं पे, जी। बाहर की बात बाहर। आप आपने फैसला क्यों किया अचानक कि अब मैं कराची चला जाऊं? क्या आपको ये था कि सब कुछ कराची में है, अगर वहां जाऊंगा तो फेमस होऊंगा, और फिर आप चले भी गए? जी। वहां पर जाके आपको, ये मैं सवाल एक दो कर लूं ताकि आप तमाम के जवाब दे दीजिएगा। जी वहां पे आपने काम तो किया, लेकिन उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी। आपने सबा कमर के साथ एक फिल्म भी की, जी उसमें भी आपका एक छोटा सा, जी जी। आप समझ ले, वो कैमियो। और तो ये क्या वजह थी कि उन्होंने आपको इतना क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं? असल में सबसे पहले तो यहाँ से जाने का प्लान क्यों बना वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली लाहौर में काम की थी शॉर्टेज, प्रोजेक्ट्स बनते तो थे लेकिन बहुत ही शाज़ो नादर, और फिर उस तरह से मतलब रसाई नहीं हो पाती थी। पता चलता था कि वो प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो कास्टिंग हो चुकी होती थी। तो फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, फैसल बुखारी साहब ने खुद कहा कि तू ऐसा कर बेटा, कराची चला जा, और मैं भी कुछ अरसे तक आ रहा हूँ कराची, और ये तो वो। तो फिर मैंने प्लान किया कि हाँ, अगर मुझे काम यही करना है अब, तो मुझे कराची ही जाना चाहिए। तो बस फिर वो मैंने प्लान किया, और जो मैंने मंसूबा बनाया था उस पर बाकायदा उस जो हिकमत अमली तैयार की थी उस पर मैंने अमल किया, और यहाँ से पहले सारी सेटिंग की, और मतलब वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त किया, टिकट करवाई, सामान पैक किया, और चलते बने यहाँ से। फिर उसके बाद जाके जो मैंने यहाँ पे काम कर चुका था, मुझे उस तरह से वहाँ पे मतलब वेलकम नहीं किया गया। खैर बहरहाल मुझे कोई नहीं, इस बात का तो बिल्कुल भी कोई गम या दुख वो नहीं है। आप अपने बलबूते पे अगर काम करते हैं, अपनी हिम्मत पे, हिम्मत हिम्मत दिखा के, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर मैंने वहाँ पे स्ट्रगल किया, 1 डेढ़ साल मैंने टिका के मेहनत की वहाँ पे। फिर वहाँ पे लेकिन जाते साथ मुझे छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिल रहे थे, लाइक मतलब 5-6 एपिसोड्स का काम मिल गया, 5-6 एपिसोड्स में मतलब कोई 20-25-30 सीन्स का काम मिल गया। तो मैंने इनकार नहीं किया, मैंने कहा एटलीस्ट मैं यहाँ पे नजर आता रहूं, कदम जमाए। कदम जमाऊं, लोगों को पता चले, मतलब। और क्योंकि मैं जितनी अपनी एनर्जी और अपनी एक्टिंग दिखा के काम ले सकता था, मतलब वो किसी से सिफारिश करवा के, किसी से बुलवा के, कोई आप कह देंगे, कोई दूसरा मेरी सिफारिश कर देगा, तीसरा कर देगा, मैं वो करके दिखा ही नहीं पाऊंगा, तो वो भी कहेगा कि यार आपने किसको भेज दिया था। ठीक है, यस यस। वो मैंने की मेहनत, वहां पे मैंने स्ट्रगल की, खूब की। किसी से कोई नहीं, मैंने कहा किसी से कोई फेवर नहीं ली कि मेरे लिए कह दें, फलां को कह दें, फलां को कह दें। काफी अच्छे लिंक्स ताल्लुकात भी बन चुके थे, मैं करता गया। फिर मुझे जब मेरा काम दिखना शुरू हुआ वहां पे, फिर मुझे मॉर्निंग शोज निदा
यासिर के शो से ऑफर्स आना शुरू हुई। उन्होंने शोज में वो एवरी वीक में एक दफा तो लाजमी, मतलब महीने में 3 से 4 दफा वो अपने चैनल पे लाजमी मुझे बुलाते थे और अच्छे पैसे पे करते थे, जो कि मैंने लाहौर में भी काफी मॉर्निंग शोज किए हैं। उसके अगर मैं पैसे मिलाऊं तो ये 3 से 4 गुना ज्यादा मिला के एयरवाई वाले पैसे मुझे देते थे, पे करते थे। और आप हिसाब लगाएं जो मुझसे सीनियर थे और वेल स्टेब्लिश्ड एक्टर थे जो आते थे, वो कितने पैसे उनको देते होंगे। तो यहाँ से फिर एक सिलसिला बनता गया। फिर वहां पे एक फिल्म बन रही थी, घबराना नहीं है, सवा कमर वाली। उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया। उसमें तकरीबन कोई मेरे 4 सीन थे, लेकिन सीन बड़े कमाल थे। एक कैरेक्टर था डायरेक्टर का, और डायरेक्टर ठरकी होता है, मतलब ये वाला। और सीन मैंने इसमें हामी क्यों भरी, मेरे सीन्स थे ही सब सवा कमर के साथ। मैंने कहा ओके मैं करूंगा। एक नामवर और वेल स्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं हमारे मुल्क की, बिल्कुल माया नाज, और मंजी हुई एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उनके जैसी 3-4 और हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक्ट्रेस, कि वो इतने इस लेवल की एक्ट्रेस हैं। तो मैंने तो फौरन हामी भर ली, और वो मैंने जब सीन पढ़ा, वो सीन बड़े मजे के थे। और वो जब मैंने किए, और आप यकीन करें, मैं एक वाकया ऐड करूं इसमें, बिल्कुल सच्चा। जी। जब इस फिल्म की शूट पे थे हम, एक सीन था कि मतलब वो सवा कमर मेरे पास आती हैं और मुझसे डिमांड करती कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो अभी उसको डायरेक्टर सीन समझाने के बहाने ना उसके करीब होने की कोशिश करता, और वो पकड़ के मारती है और घसीट के एक फिर थाने में लेके जाती है। अब जो थाने में लेके जाने वाला सीन था ना, अब थाने एंटर हुए हैं, पिछला सारा वो छोड़ दें, वो सीन गुजर गया। अब थाना एंटर जब होते हैं, ये 3 फुट स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स। अब मतलब वो चढ़ी हैं 3 स्टेप्स के बाद फिर एक प्रॉपर एक पूरा कॉरिडोर है, तकरीबन कोई 40 से 50 स्टेप्स का। वो स्टेप्स गुजर के खत्म होंगे तो फिर एसएचओ के कमरे में आप पहुंचेंगे। अब वो एक कॉरिडोर था, अब वहां से उन्होंने मुझे घसीट के लेके जाना था एसएचओ के कमरे तक। अब चूंकि इस सीन को फिल्माने के लिए, अब जब वो स्टेप्स चढ़ के कॉरिडोर में आना था, अब ये वो मुझे खींच रही है और मैं उनसे तकरीबन 1-1.5-2 फुट के डिस्टेंस पे हूँ, क्योंकि ये खींच रही है और यहाँ इतने डिस्टेंस पे मैं हूँ। तो अब वो जब वो लेके इस कॉरिडोर से उन्होंने मुझे जाना था, तो अब यहाँ पे लगा हुआ था ट्रैक। अब ट्रैक ये लेके आ रही है, तो ट्रैक यूं जा रहा है, यूं हम आ रहे हैं, ये ट्रैक जा रहा है। तो अब जब वो ट्रैक लगता है ना, ट्रैक के अंदर होते हैं ब्लॉक्स, बिल्कुल होते हैं, लाइक वो स्लाइड्स लगी होती हैं, सलाखें लगी होती हैं, ठीक है ना। अब उसमें पांव रखना और वो लेके जा रही हैं, और नीचे नहीं देखना आपने अपनी एक्टिंग में रहना है और आपने अपने कैरेक्टर में रहना है। नीचे नहीं देखना भाई। वो नीचे देखें तो कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, नीचे क्या देख रहा है। अब मैंने पता नहीं अल्लाह की तरफ से मेरे ज़हन में क्या आया। अब उस सीन को ना, अब वो सब लोग कर रहे थे लाइटिंग, जो टेक्नीशियंस थे, कैमरामैन अपना वो सारा अपना वो लाइट। अब मेरे पास था आधे पौने घंटे का मार्जिन। मैंने ज़हीर भाई क्या किया, पता नहीं अल्लाह की तरफ से मेरे आमद आई। मैंने वो फुटस्टेप्स काउंट करना शुरू कर दिए। उस ट्रैक के अंदर मैंने कोई 15 मिनट लगाए। फुटस्टेप्स मैंने अपने काउंट किए कि अगर मुझे वो यहां से खींचती हैं, घसीटती हैं, लेके जाती हैं, मैं नीचे ना देखूं तो मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा, और नीचे भी ना देखूं। वो मैंने प्रैक्टिस की। उसके बाद जब वो सीन किया ना, उसके जब सीन हुआ, डायरेक्टर की आवाज, साउंड, कैमरा, एक्शन होता है, कट हो गया जी। पता चला कि जी क्या वो सबा कहती मेरा पाँव अटक गया था। अब वो चूंकि मुझे घसीट रही हैं और लेके जा रही हैं, अब मैंने तो काउंट किए थे, 1 दफा कट हुआ, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। चौथी दफा जब कट हुआ ना, तो सबा कहती सर ये इतना अच्छा कर रहा है, मुझसे मिस्टेक हो रही है। यार आप देखें कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। क्या बात। वो ये भी कह सकती थी कि यार वो मेरे पे भी डाल सकती थी, और मैं कुछ भी नहीं कह सकता था। उनकी ग्रेटनेस है, और मैं कहता हूँ वो महान है, अल्लाह की कसम। उस दिन मुझे पता चला कि वो कितनी अच्छी इंसान भी हैं। क्या बात। और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब को कहा, साकिब खान डायरेक्टर थे, कि साकिब तलत इतना अच्छा कर रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा यार, मैं स्टेप्स में वो मिस्टेक कर रही हूँ। तो साकिब भाई ने बताया कि बड़ा तेज है ये, आते साथ ये क्या कर रहा था, जब ये आया था ये तब कर रहा था, तो मैं तब भी इसको भी देखे मैं हंस रहा था कि ये कर क्या रहा है। तो मुझे अब समझ आई कि क्या कर रहा था, तो ये इसीलिए कर रहा था। खैर उसके बाद वो 1-2 रीटेक्स हुई, और उसके बाद वो सीन हुआ। और आप यकीन करें, फिल्म एक ऐसा है मीडियम कि फिल्म के सेट पे जो क्रू होता है ना, कम से कम 150 से 200 लोग मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस दिन सेट पे जाहिद
जो फिल्म के हीरो थे वो थे, रैम्बो साहब थे, ये जाहिद जो थे वो एसएचओ थे, और जो रैम्बो इनके कार्य खास बने होते हैं ये थे, और बाकी एक्स्ट्रा कास्ट जो होती है जूनियर आर्टिस्ट वगैरह, और उसके अलावा जो क्रू बाकी मेंबर्स उनके तकरीबन 150-200 मेंबर्स थे। ये सीन जब डन हुआ, मैं बाहर आके लॉन में बैठा, ये जाहिद अहमद बैठे हुए हैं, ये रैम्बो साहब बैठे हुए हैं, और ये मैं बैठ गया। तो सबा भी ऐसे निकल के आई हैं और अपनी वो वैनिटी में जा रही थी। साकिब साहब आए अपनी टीम के साथ और इतनी जोर से तालियां बजाई और सबके सामने उन्होंने कहा वेरी गुड तलत, मजा आ गया। और वो सीन हमने भी देखा है, वो कमाल का सीन है, बहुत जबरदस्त हुआ। अच्छा ये बताइएगा तलत भाई के आप क्या समझते हैं कि कराची में वो काम फिर नहीं आप कर सके तो वापसी हुई आपकी? जी नहीं मैं बताता हूँ सर। उसके बाद मुझे एयरवाई ने एक बहुत ही अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में कास्ट किया, उसका नाम था वो पागल सी, सुपर डुपर हिट ड्रामा, सुपर हिट ड्रामा। उसमें मुझे कास्ट किया, उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर कर रहे थे वो लड़का था, वैसे कैरेक्टर नेम तो उसका ज़हीन था, अभी मुझे याद आ जाएगा उसका नाम। तो वो हीरो था, उसका मैं बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहा था, और मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे इस्माइल तारा साहब वो वालिद का कैरेक्टर कर, साद कुरैशी था लड़का, साद कुरैशी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो इस्माइल तारा साहब वालिद का कैरेक्टर कर रहे थे, अल्लाह उनको गरीका याद करे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बड़ा मजा आया उनके साथ काम करने का। क्या बात। और फिर इसी तरह दूसरी तरफ जियो वालों ने मुझे कास्ट किया, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका नाम था जिंदगी एक पहेली। 3 बाप बेटों का ट्रायंगल था, शबीर जान वालिद का कैरेक्टर कर रहे थे, और 2 उनके बेटे होते हैं, एक मैं था और एक था अली रिजवी। अब मैं पता नहीं एक वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, बोलूं या नहीं बोलूं? कोई नहीं, बोल दें। ये जो तीनों बाप बेटे थे ना, बड़े हरामी कैरेक्टर था ये ऐसा कैरेक्टर था, आज तक मैंने जितना भी काम किया है ना, मुझे अपना ये कैरेक्टर इतना जबरदस्त लगता है कि बस ये व्यूअर्स अगर देखें तो वो उसको सर्च करें यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, जिंदगी एक पहेली, बहुत ही शानदार है, मे बी इन्होंने देखा भी हो। नहीं, आपने ये किस हवाले से कहा कि किस तरह का कैरेक्टर था जो आपको लगा? उसमें जो शाहिद थे ना, उसमें जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि तलत जो कर सकते हो करो। उसमें फिर मैंने खुल के किया अपना, जो मैं कर सकता था ना, कि एक डायरेक्टर आपको फ्री हैंड दे देना, और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल दबा के रखते हैं, हाँ जी, कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये करो वो। और जब आर्टिस्ट जब अपना खुल के करता है ना, जब आप अपना इनपुट अपना कुछ डालते हैं उसमें, तो वो कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो अब वो कैरेक्टर ऐसा मजे का था, वो लिखा इतना अच्छा हुआ था, और फिर वो किया, और फिर शबीर जान साहब ने साथ वो करवाया, ओए मैं कहता हूँ मजा आ गया था। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, कराची वालों ने यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, तो मेरा बहुत अच्छा सर्कल सिस्टम, एक लॉबी में मैं घुस चुका था। मीनवाइल मुझे 2 ड्रामा और साइन कर लिए थे, 6 सिग्मा वालों ने, हुमायूं सईद प्रोडक्शन ने, और एक 7 स्काई वालों ने, अब्दुल्ला कादवानी वालों के प्रोडक्शन ने। क्या तो ये है 2023 की बात। इसी दौरान डायग्नोज हुआ था कि मेरी वाइफ के किडनीज फेल्ड हो गए। मैं अपने रनिंग प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, चलता काम छोड़ दिया, वो छोड़ के मैं वापस लाहौर आ गया। लाहौर आके मैंने अपना सारा वक्त, सारा टाइम अपनी वाइफ को दिया। मैंने नहीं देखा कि मेरे प्रोजेक्ट्स मेरे से मिस हो जाएंगे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इस्तकामत पे कायम रखा कि मैंने अपनी वाइफ का साथ दिया। मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे ना मतलब मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शुक्र है अल्लाह कि मैं इतनी सी भी लापरवाही अगर कर देता, मैं लापरवाह हो जाता, मलाल रहता है बंदे को, हमेशा मुझे मलाल रहता है। मैंने उनके जाने के बाद 8 से 9 महीने मुझे पता है कि मैंने वो कैसे गुजारे हैं। वो इतना टफ और हार्ड टाइम था मेरे लिए, मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, बट अल्लाह ताला ने मुझे फिर अब सब्र और हौसला दिया। लेकिन तलत भाई आपकी तो शादी को इतना अरसा भी नहीं हुआ 2021 में हुई थी मेरी शादी। तो क्या उनके गुर्दों को क्या अचानक हुआ, या पहले से कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई सिम्टम था। बट ये है कि जब पता चला कि टेस्ट करवाए ना हमने, वेरी फर्स्ट टाइम उनकी 29 साल जिंदगी में पहली दफा टेस्ट हुए थे उनके। वो डरपोक बड़ी थी, डरती थी डॉक्टर पे जाने से। तो बस एक हमारा वो एक फैमिली प्लानिंग के हवाले से हमारा 2 दफा मिसकैरेज हो गया था उनका। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपने इस साइड पे नहीं जाना, अब जरा तो जब उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप चेकअप वगैरह करें। चेकअप के बाद जब टेस्ट उन्होंने लिख के दिए, टेस्ट जब करवाए तो पता चला कि इनके दोनों किडनीज फेल्ड है। तो मानने में नहीं आती थी बात। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा एक और मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ,
आप वो भी करवाएं। उस टेस्ट से पता चलता है प्रीवियस हिस्ट्री कि क्या वजह क्या थी, क्या कॉज था जिसकी वजह से ये किडनीज फेल्ड हुए। तो जब वो शेख साहब जहीर भाई वो करवाया ना हमने टेस्ट, तो उसमें पता चला कि इनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू था, जो आज तक कभी टेस्ट ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया गया था। बड़ा पुराना, बहुत पुराना, कम से कम 7-8 साल से वो कभी भी नहीं चेक किया गया था, किसी ने चेक करवाया नहीं, ना उनकी फैमिली की तरफ से। और मेरे पास जब आई तो तब ऐसा खैर कुछ ऐसा कोई इशू तो नहीं था, बट समटाइम्स कभी कभी उनको ऐसे सफोकेशन या घबराहट फील होती थी। तो मैं कहता था डॉक्टर पे चलो, कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो मुझे हौसला जब देती थी मैं ठीक हूँ, तो मैं कहता था अच्छा चलो ठीक है, ये ठीक होंगी। तो अब उस बेचारी को भी नहीं पता था कि वो अंदर क्या उसके साथ चल रहा है, किसी को नहीं पता था। बस ये अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने बहाना ये, क्योंकि कोई भी उज़र, कोई भी परेशानी मतलब हम अल्लाह पे नहीं डाल सकते, जाहिर है, बस बहाने बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब सिर्फ एक काश का वर्ड वाकई पीछे रह जाता है कि काश पता चल जाता तो हम ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। और जब पता चल भी गया था, मैंने अपनी पूरी एफर्ट, अपनी पूरी जान लगाई। अल्लाह ताला ने मुझ में जितनी हिम्मत दी थी, मैंने अपना काम क्विट कर दिया, सब कुछ मैंने कुर्बान कर दिया। मैंने कहा नहीं या अल्लाह, इसको मेरी साथी को जिंदगी दे दे, सब कुछ तेरे हाथ में, मैं काम फिर मुझे मिल जाएगा, मैं फिर कर लूंगा। तो बात वहां पे फिर हम दोबारा वापस आ जाते हैं कि कराची में काम, कराची वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे कराची रहना पसंद है, वहां काम करना पसंद है, वहां के लोग काम करते हैं, पता चलता मजा आता है कसम से। आपने बहुत सारी फिल्में की जी, माजी में, ज्यादा दूर तो नहीं जाते लेकिन माजी हो जाता है जो गुजर जाता है। करंट आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब पाइपलाइन में हैं और तैयारी के मराहिल में हैं। तो ये बताइएगा कि अब जो एक नया दौर शुरू हुआ है, या आपका नई सीरियल कह लें आपका जी शुरू है, एक नया दौर का आगाज आपने किया है। तो ये बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि आप अपना जो मुकाम आपने सोचा हुआ है वो हासिल कर लेंगे, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके जो है ना वो पाइपलाइन में, जरा इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माय फ्यूचर। और वो ये कि देखें, सबसे पहले तो मैं बहुत बिलीव और मेरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह की तरफ से जब इशारा मिल गया, वो जब कुन फरमा देगा मेरा रब, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, बेशक कोई रोकेगा भी नहीं। तो बस मैं एक बिलीव, जो एतकाद है मेरा अपने रब पे, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। और पंजाबी च कहते हैं मैं सिर डा के लगा ते जाई जा रहे हैं, कदी ना कदी तो मंजिल पे पहुंच जावांगे। तो ये है कि बस मैं मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत का जो फल है उसको ज़रूर देते हैं, किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। तो मैं लगा हूँ, अगर मैं ये अपना दावा कर दूं कि हाँ मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ या मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है और मेरे ख्याल से ये नामाकूल सी बात होगी। साइको और अब मुखो, ठीक है, उसके बाद भी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयारी के मराहिल में हैं। तो ये जो 2 फिल्में तो रिलीज हो चुकी हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या आया वो बताएं, और मुखो के हवाले से आपके क्या फ्यूचर प्लानिंग है वो भी जरा डिस्कस करें। देखिए जी, मुखो तो एक बड़ा ही शानदार और बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जिसकी डायरेक्टर मैडम संगीता हैं और बड़ा प्यार करती हैं मुझसे बेटों की तरह, और शफकत का हाथ उन्होंने रखा है मुझ पे। अच्छा, ये बताइएगा तलत भाई, ये जो साइको फिल्म आपकी रिलीज हुई थी जी, उसका रिस्पांस कैसा आपको आया, ये जरा चंद वर्ड्स में बताइएगा। सर उसका रिस्पांस इस तरह से था कि मेरा तो काम बहुत पसंद किया गया, और उसमें मैंने बहुत शानदार काम किया था। किसी उनका कोई टेक्निकल कोई चीज़ें होती हैं, अब डायरेक्टर को पता होता है कि उसने क्या एक्सपोज करना है, विजुअलाइज क्या करना है, दिखाना क्या है। जितना मैंने काम किया था वो तो मंजर यहाँ पे नहीं आया, तो मुझे कुछ फील मतलब बुरा तो लगा, लेकिन मेरे ख्याल में डायरेक्टर बेहतर समझता है। उसने किसी भी आर्टिस्ट को या किसी भी एक्टर को या उसके पोर्शन को कितना दिखाना है फिल्म के कंटेंट या कहानी के हिसाब से, तो उनको बेहतर लगा होगा। शान साहब को तो उन्होंने वो कट कर दिया, या मतलब वो फिट नहीं बैठ रहा होगा वहां पे। बहरहाल मैंने उसमें बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम किया था। जो प्रोड्यूसर थे सुलेमान भट्ट साहब, उन्होंने बहुत तारीफ की मेरे काम की, और सबसे पहले बल्कि तो आप भी आए थे, आपने भी तारीफ की थी, आप सेट पे आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बागेजीना में शूट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा अच्छा आपने आके कवर भी किया था, उनका सारा पैकेज बनाया था बहुत शानदार। तब तो वो जो एंट्री मेरी बनाई थी, एक जो डॉन है कोर्ट में जब एंटर होता है तो वो किस तरह आता है अपने गार्ड्स के साथ, उसका जो दस्ता है साथ, उसके जो स्क्वाड है, तो उसके बाद कितने ही अच्छे अच्छे मेरे उसमें सीन्स थे, मेरा काम था। खैर बहरहाल तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसमें काम करके, और लोगों की अप्रिसिएशन भी मुझे मिली थी। जितना भी वहाँ पे लोगों ने देखा मेरा काम,
उन्होंने कहा आपका काम बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त यानी कट भी गया काफी काम आपका। वो बात फिर वही है, ये जो बॉल है ना, ये डायरेक्टर के कोर्ट में है। अब उसने, उनको डायरेक्टर को बेहतर पता है कि मैंने क्या करना है। उनको लगा होगा कि नहीं कोई काम की चीज चले, खैर ये तो जाहिर है काम करना है तो फिर जी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अब आपकी एक फिल्म आ रही है मुखो, तो उस हवाले से बताइएगा क्या किरदार है आपका, और उसमें आपका क्या हीरो हैं आप क्या, और किसके साथ पेयर है आप? मरकजी किरदार है ना जो मुखो का टाइटल है, वो तो करेंगे मैडम साइमा। ये उनका छोटा भाई है, बड़ा जिद्दी और लाडला। ये वाहिद भाई है अपनी बहन का, जिसकी खातिर वो अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं। इसके अपने भाई की खातिर वो शादी नहीं करती कि इससे इतना प्यार होता है, वो इसी को पालने में लगी रहती हैं और इससे इतना इश्क करती हैं अपने भाई से। तो मुख्य टाइटल है जी मैडम साइमा कह रही हैं, और संगीता आपा इसकी डायरेक्टर हैं। वो भी बच्चों की तरह, बेटों की तरह प्यार करती हैं। इससे पहले, इस फिल्म से पहले, संगीता आपा ने मुझे एक ड्रामा में कास्ट किया था, की जाना मैं कौन। वो बुल्ले शाह की हिस्ट्री सारी दिखाई हुई है उसमें, उनकी जिंदगी का सारा सच्चा वाकया वो एक्सपोज किया है, वो शूट किया है। वो तकरीबन कोई 50 एपिसोड का ड्रामा है। मेरा उसका नाम है पूरा बुल्ला की जाना मैं कौन। एग्जैक्टली, की तो जाना मैं कौन। उसमें आपका मैंने देखा है पोस्टर, तो उसमें तो आप बुल्ला बने हुए हैं, बुजुर्ग, और इतनी लंबी आपकी दाढ़ी है, और साइमा आपके साथ पेयर में है जी। ठीक है, ये एक तरफ आप साइमा के हीरो भी हैं जी, और इस फिल्म में आपने साइमा के भाई का किरदार किया। आप भी असल में फनकार हैं। जी 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 सर, असल में ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जिसको एक्टिंग कहते हैं। तो ये एक्टिंग वही चीज है ना कि आप जो जाहरी तौर पे जो आपकी शख्सियत है, उससे हटके आपने किसी भी कैरेक्टर को अपने ऊपर उसके कंसीव करके फिर आपने उसको पेश करना है स्क्रीन पे नाजरीन के सामने। तो मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल। फिर उसमें आपको कभी आपके साथ जो आपके पेयर में हीरोइन है, कभी उनके साथ आपको भाई भी बनना पड़ता है, कभी बाप भी बनना पड़ता है, कभी पेयर में आके हीरो हीरोइन का किरदार भी अदा करना पड़ता है। तो ये तो सिलसिले हैं, ये बने हुए हैं। तो बस जो साइमा जी हैं, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानियत की अगर मैं बात करूं तो वो इंसानियत के आला दर्जे पे फाइज हैं वो खातून, जिनका नाम साइमा नूर है। तो एक्टिंग की तो मैं बात क्या ही करूं और क्या ही बताऊं सबको। और माशाल्लाह मुझे उस दिन ही सेट पे पता चला कि पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात होगी तो पाकिस्तान की वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जो 450 से ज्यादा फिल्म्स कर चुकी हैं। आज तक किसी हीरोइन ने, किसी भी मुल्क की हीरोइन ने इतनी फिल्म्स नहीं की। तो ये एजाज और रिकॉर्ड की बात है, स्पेशल हमारे पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि तकरीबन 40 साल हो गए हैं उन्हें हीरोइन बनते हुए, माशाल्लाह, आई थिंक। और देखें अभी आप, और ये मेरी खुशकिस्मती की बात है कसम से कि मेरी भी हीरोइन वो की जाना में कौन में है, और मतलब मेरे पेयर भी मेरे साथ हैं, और मुझे उनसे काम करने का बहुत फायदा भी हुआ, उनसे सीखने का मौका मिला, और वो इतनी अच्छी हैं। अब चूंकि उनका फिल्म का एक्सपीरियंस है, अभी जब मैं फिल्म कर रहा हूँ, अब फिल्म में ना होता ये है कि फिल्म में डायलॉग डिलीवरी, फुटवर्क, और सबसे मुश्किल काम है कि फुटवर्क के साथ आपने डायलॉग डिलीवर करना है। बिल्कुल ऐसे ही इंचेस के फर्क से आपकी स्क्रीन क्या से क्या हो जाती है, चेहरा बिगड़ जाता है। आपने कितना डिस्टेंस रखना है, कितना मार्जिन रखना है, कैसे बोलना है, फुटवर्क जब आप कर रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अपने आप को, अपनी बॉडी को, बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब पेश कैसे करनी है। तो कहीं अगर मैं फंसता था, अटकता था, तो वो मुझे बताती थी कि इसको ऐसे करो, उसको ये करो, इसको वो करो। यार कौन बताता है, तो मैं कहता हूँ आज के दौर में कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं लव एंड वॉर की। जी, तो बताइएगा कि उस फिल्म की कहां तक शूटिंग पहुंची और उससे क्या तवक्कात हैं आपको इंडस्ट्री की बहाली में? सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब की बात कर लेता हूँ। आज के दौर में, इस दौर में जो जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं, इस दौर के बड़े पैशनेट जो डायरेक्टर है ना, इतना जो मैंने काम का जज्बा देखा है वो देखा है नदीम चीमा साहब में। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं और किसी डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, सब बहुत सीनियर्स हैं, बहुत उत्तम है सब, मतलब बड़े 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 बाकमाल हैं। लेकिन जो मैंने इनके साथ काम किया ना, इनका जोश, वलवला,
आप यकीन करें वो बंदा अपना गला फाड़ लेता है, उसका गला बैठ जाता है बोल बोल के, चीख चीख के, क्योंकि उनको अपने काम से इश्क है। क्या बात। ऐसा काम करते हैं और ऐसा काम करवाते हैं, मैं कहता हूँ मजा आ जाता है काम करके उनके साथ। मतलब मैं बोलता जब मेरा दिल कर रहा है मैं उनकी तारीफ करता रहूं। सही। हालांकि ये मेरा उनके साथ पहला प्रोजेक्ट है, मेरे साथ उनकी कोई दोस्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मैं बात इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कर रहा हूँ, उनका काम देख के, उनका सही। पैशन देख के, उनका जज्बा देख के, तो बाकमाल है। यानी लव एंड वार से बड़ी उम्मीदें हैं लव एंड वार से बड़ी उम्मीदें हैं। एक बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, जिसके प्रोड्यूसर मलिक मुश्ताक साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो भी बड़े शानदार इंसान हैं। चले खूब पैसा बहा रहे हैं कि खुल के अच्छी फिल्म बनाएं, और इतना इतना स्क्वाड दिखाया। अच्छा, इसमें मैं विलन हूँ, 10 गाड़ियां और पीछे लैंड क्रूजर्स और ये और वो। आप सोचें आजकल कितनी महंगाई है और ये सब चीजें मंगवाने पे कितना खर्चा आता है। सही। तो मलिक मुश्ताक साहब खूब पैसा दे रहे हैं, बहा रहे हैं। डिमांड के मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। बहरहाल हमारी दुआएं हैं कि आपकी फिल्में जो है ना हिट हों और आप शोबिज के आसमान पर चमकें इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत भी फनकारों की सपोर्ट में है, फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को फंड्स मिले हैं फिल्म बनाने के लिए। तो जिनको फंड्स मिले, आप समझती हैं कि सही इस्तेमाल हो रहे हैं और आने वाले वक्त में ये बंदे अपने आप को साबित कर सकेंगे कि उन्होंने जो फंड इस्तेमाल किए हैं वो ठीक किए हैं? देखें अपना ज़हीर भाई, साबित तो तब करेंगे ना और नजर तो तब आएगा जब वो इनिशिएटिव लेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। उनको फंड्स तो जारी हो चुके हैं और आई थिंक फंड का जो हाफ मतलब है वो इनको कट मिल भी चुका है, 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ मिल चुका है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल में संगीता अपा के अलावा तो किसी ने, बल्कि उनकी तो फिल्म सारी रैप अप हो गई है, मुख्य फिल्म का सिर्फ एक सीन रह गया है, एक सीन और एक गाना, तो बाकी तो सारी फिल्म उन्होंने पैक कर दी है, रैप कर दी है। ठीक है, तो अब तो ये मजा तो तब आएगा जिनको फंड मिले हैं, अब वो स्टार्ट, लेकिन इसके अलावा तो भी किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया फिल्म। तो ये इस बात का हम मतलब तज्जिया या इस बात का अंदाजा या इस बात का सही जवाब तब दे सकेंगे जब ये कुछ करके दिखाएंगे। जो इन्होंने टाइमलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ने, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि ये लोग उस टाइम पे पूरा उतर पाएंगे। तो अब देखें क्या करते हैं। बाकी वो भी सीनियर लोग हैं और मंजे हुए लोग हैं, इतनी अब जैसे सूदी भट्ट साहब हैं, उन्होंने मैंने सुना है 100 फिल्में माशाल्लाह डायरेक्ट कर चुके हैं वो, या 100 तक पहुंचने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी तो के करीब। और बड़े सीखे बूझे और मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने इतनी फिल्म्स की हैं। तो देखें वो भी कब शुरू करते हैं, बाकी सब लोग कब शुरू करते हैं, और इनके मेरिट का तभी पता चलेगा जब ये कुछ बना के पेश करेंगे और जब चीज सामने आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है जो चीजें बन के आएंगी तो फिर ही पता चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी क्या तवक्कात हैं, अब आने वाला वक्त जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए तरक्की का है या ये वक्त भी पिछले कुछ सालों की तरह निकल जाएगा, जाया हो जाएगा? तरक्की बिल्कुल करनी चाहिए, होनी भी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतने मतलब ये एक डूबती हुई कश्ती या बिल्कुल एक चीज जो डूब चुकी होती है उसको वहां से आके एकदम फिर से सहारा देके खड़ा किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। मैडम जो है अपना मरियम नवाज साहिबा और उनके जितनी टीम नीचे काम कर रही है, इन लोगों ने अपना बड़ा सहारा दिया है। अब देखिए तरक्की तो उसी सूरत में होगी ना, आप कंटेंट एक अच्छा बना के देंगे। यहाँ तक तो गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है, यहाँ पे आपको जैसे माँ या बाप बच्चे को पकड़ के उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। फंड्स का इशू था वो उन्होंने जारी कर दिए, मिल भी गए। अब ये हम लोगों का जो डायरेक्टर्स हैं इनका काम है और एक्टर्स का भी काम है कि मतलब जैसा वो फंड उनको मिल रहा है उसी फंड के अंदर रहते हुए मतलब अपनी फीस भी उनको बताएं, ताकि डायरेक्टर की भी परेशानी ना हो, हमारे लिए भी परेशानी ना हो। एटलीस्ट पंजाबी कहते हैं मोटे नाल मोटा लाओ, असी नहीं लावांगे मोटा तो हुन कौन लाएगा। तो हमें मिलके काम करना चाहिए बहाली के लिए, इंडस्ट्री की बहाली के लिए। ये आप ठीक कह रहे हैं, नए लड़के और नई लड़कियों की बहुत शॉर्टेज है जी इंडस्ट्री में जी। तो ये किस तरह अब नई फिल्में बनेंगी जब नए लोग ही नहीं इनके पास? तो सर इनको देखे ना, इनको लाइक कुछ ऐसे इवेंट्स करने चाहिए जिसमें कास्टिंग के लिए कॉल देनी पड़ती है। फ्लां फिल्म के लिए या फ्लां प्रोजेक्ट के लिए हमें आर्टिस्ट की जरूरत है, तो इनके ऑडिशंस करें, ऑडिशन कॉल्स दें, इश्तिहार जारी करें, ताकि मुल्क भर से जहां जहां टैलेंट छुपा है निकल के सामने आए। गुज़िश्ता कोई 10-15 सालों से अगर हम देखें
तो फिल्म इंडस्ट्री का जवाल जो है वो इसलिए हुआ कि इनके पास नया टैलेंट नहीं था जी। और इन्होंने लड़के भी स्टेज से लिए और लड़कियां भी स्टेज से ली और वो फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिल्म पिट गई, नहीं बन सकी। स्टेज जो है उसके आर्टिस्टों को फिल्म बहुत कम एक्सेप्ट करती है जी। तो अब इनको चाहिए कि ये कोई ऐसी कुछ आप कह लें एकेडमीज जी जो है ना वो बनानी चाहिए जहां पे ये लोगों को तैयार करें। जी मैं वही कह रहा हूं ना, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए। जब तक नहीं होगा तो कैसे करेंगे? इनको प्लेटफॉर्म मुहैया करने के बाद इश्तिहार चलाने चाहिए कि मुल्क भर से हमें टैलेंट रिक्वायर्ड है हमारे फलां प्रोजेक्ट के लिए, फलां प्रोजेक्ट के लिए। तो देखें, अगर 10 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 30, इसी तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप टैलेंट निकल के आएगा। तो एक मिसाल है, 50 लोग भी आते हैं तो 50 में से 5, 6, 7 तो निकलेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ, जिसमें स्पार्क होगा, जिसमें स्किल्स होंगे। तो अब जो डायरेक्टर्स और जो लोग सीनियर्स बैठे होंगे ऑडिशंस के लिए, तो वो तो बखूबी बता सकते हैं कि भाई इसको हम फाइनल करते हैं। कुछ हीरोइंस हैं, उनको हम जरा वैल्यूएट करते हैं कि कौन किस पे भारी है। ठीक है, तो अगर हम चाहें 2 हीरोइन सामने रखते हैं, माहिरा खान और सबा कमर, तो आपकी पसंद कौन सी है? सबा कमर। सबा। अगर अब हर लिहाज से सबा कमर नहीं, अगर सबा के साथ हम किंजा हाशमी को लाएं तो सबा कमर। अच्छा, सबा कमर। और अगर नीलम मुनीर को लाएं तो सबा कमर। अच्छा जी। और अगर हम सज्जल अली को लाएं तो? हाँ, ये मुकाबला बराबर का है। हीरोइन के लिहाज से सबा कमर, और पर्सनैलिटी के लिहाज नहीं, उसकी भी पर्सन एक्ट्रेस बहुत आले हैं सज्जल, मैं उनको वो नहीं, लेकिन हर लिहाज से जो पैकेज होता है ना, सबा कमर। युमना जैदी। सबा कमर। यानी कि मेरा ख्याल है इसको यहीं रोक दें, अब सबा के सामने कोई और चलेगी नहीं है। लो जी शाहजी, फिर हम ऐसा करते हैं कि सबा को जो है ना लॉक कर देते हैं, इसके आगे तो किसी की दाल अब गलनी नहीं है। चले हम जरा जाते हैं लड़कों की तरफ। बड़े बड़े टैलेंटेड टीवी स्टार हमारे सामने हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम शुरू करें एहसन खान और समी खान से। एक्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं ना? जी जी, जाहिर है जी। समी खान और दानिश तैमूर। दानिश तैमूर या फिर फिरोज खान? दानिश तैमूर का करिश्मा बहुत शानदार है, मतलब मर्द हसीन लगता है स्क्रीन पे, जो वो उसमें क्वालिटी है। और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, जो क्या नाम बोला, फिरोज खान थोड़ा सा ओवर स्मार्ट एक्टिंग करता जरूर है, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से वो अपर है उससे, दानिश तैमूर से। तो अब आप फिरोज खान इमरान अब्बास। फिरोज खान। अच्छा, फिरोज खान या फिर अली अब्बास? अली अब्बास नहीं, फिरोज खान। फिरोज खान या फिर वो हमारे अली अहमद अकबर? अली अहमद अकबर। अच्छा, कमाल आर्टिस्ट है यार, वाह 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 वाह, क्या नेचुरल एक्टिंग करता है और कमाल आता है। वो बिल्कुल, वो लगता ही नहीं है कि स्क्रीन पे वो एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, चलें अली अहमद अकबर के साथ हम फिर लास्ट में ले लेते हैं फरहान सईद को। नो 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 नो, वो अनमैचेबल, बिल्कुल मैच ही नहीं करता। अच्छा? वो अहमद अली अकबर बहुत ऊपर है। चले जी, ये तो जाहिर है यंग जनरेशन की चॉइस है। अली अहमद अकबर या वहाज अली? हाय, अच्छा यार, वहाज बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कमाल, और इंसान भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या बात है। फिर आपका वोट किधर है? मैं पंजाबी जगह में डामाडोल हो रहे हैं, लेकिन वोट तो एक ही है। अच्छा चलो, अहमद अली अकबर। चले, अहमद अली अकबर और बिलाल अब्बास। ओए होए यार, ये तो दोनों टक्कर के हैं। वहाज भी टक्कर का था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा फेवरेट है, बहुत पसंद है। बट अब जहां से वो नंबर अहमद साहब ले गए हैं ना, अहमद अली अकबर, वो उनकी नेचुरल जो एक वो चीज अंदर से है उनका नेचुरल, हो, वो लगता ही नहीं है कि वो बंदा एक्टिंग कर रहा है। एक होता है ना, पकड़ पकड़ के आप किसी को बता रहे होते हैं, वो बस उनके अंदर से निकल रहा था और लग रहा है कि ये बंदा नेचुरल कर रहा है। अब इश्क मुर्शिद की तरफ आ ही जाएं, अब बताएं जरा अहमद अली अकबर या फिर बिलाल अब्बास? यहाँ पे हम 50-50 नहीं पॉइंट दे सकते? नहीं, मेरा ख्याल है कि पॉइंट पूरा ही दे दें तो अच्छा है, जो होगा देखी जाएगी। अब अच्छा नहीं, फिर मैं ऐसे करूंगा कि यहाँ भी मैं अहमद अली अकबर को ही विन करता हूँ, लेकिन 55 नंबर अहमद अली अकबर के और 45 बिलाल अब्बास के। यार बिलाल अब्बास कमाल एक्टर है। बिलाल अब्बास बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड, सभी अच्छे हैं ऐसे बंदा के, लेकिन
हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक अपनी है? चॉइस है और मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम के हवाले से बात करूँ, मेरा किसी से कोई, चले जी, मुझे तो सब ये जबरदस्त, हमारी तरफ से सभी विन है, सभी विन ठीक है, है? बिल्कुल और लास्ट में जी। अब हम जरा थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री को भी टच करते हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। फिल्म स्टार, देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ भी वन साइड हो जाना मुकाबला, लेकिन खैर देखते हैं। अच्छा अब जी। जो है हमारे पास उसी में तो जाना है। जी जी। फिल्म स्टार साइमा और फिल्म स्टार मीरा। मैडम साइमा, साइमा अभी जी। आपने गाना पूरा करना है मीरा के साथ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, साइमा जी। अच्छा जी, अच्छा जी, साइमा जी या लैला? नो नो नो, साइमा जी। साइमा जी या रेशम? साइमा जी। अच्छा, अच्छा जी, साइमा जी या फिर आपकी वो जो नईमा भट्ट हैं? नो 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 नो, दूर दूर तक नहीं है नईमा भट्ट तो। साइमा जी या माहिरा खान? साइमा जी। चलें जी, लास्ट में मैंने कहा था ना ये मुझे वन साइड होता नजर आ रहा है। साइमा जी या महविश हयात? और नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार आप जहीर भाई, आप फिल्म की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। तो कैसे कोई बीट करेगा साइमा जी को, मुझे ये बताएं। नहीं वो तो खैर मुश्किल है, लेकिन उनके काम में है, उनके किसी भी आप शॉट देने में, डायलॉग डिलीवरी में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके फुटवर्क में कैसे आप बीट कर सकते हैं साइमा जी को? ये तो बिल्कुल मैं वन साइड ही कर देता जी शाह जी। कसम है, मतलब मैं जो ये व्यूवर्स देख के बताएंगे, अल्लाह की कसम मैंने किसी किस्म का कोई वो मैंने कोई ना कोई डंडी मारी है, बिल्कुल जो मैंने सच था मैंने वो बयान किया है। चले जी, सच ही होना चाहिए, और उसी को एंजॉय करते हैं ना जो भी बिल्कुल, देखने बेशक, वाले हैं, चाहने बिल्कुल। वाले हैं आपके। मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, और आपने ओएसडी भी गाया हुआ है ड्रामे जी का। जी ड्रामे का आई थिंक नाम था सकीना। जी, बड़ी याददाश्त है आपकी। तो जरा वो ओएसडी हो जाए, फिर मजा आ जाए, और ये हिडन टैलेंट भी आपका जरा चाहने वाले आपके देख लें। वो जरूरी है कि वो ओएसटी सुनाऊं, कोई और गाना नहीं सुना सकता? जरा वो ओएसडी भी तो पता चले ना, तो फिर और भी सुनते हैं आपसे। अच्छा अच्छा, चलें। वो इस तरह से था, अयूब खावर साहब ने लिखा था और इसको बनाया था उसने नवीद नशाद ने, अच्छी बड़ी अच्छी कम्पोजिशन थी। वो कुछ इस तरह से थी, ना तो ये सोना है, ना ही ये चांदी है, ना ये सहेली ना पहेली, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, सात रंगों में गूंधी हुई जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। यार आपके पास तो बड़ा अच्छा टैलेंट है। बस आप तो एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से कमाइयां आपकी अब जारी रहेंगी। यार, कमाइयों से अच्छी बात याद दिला दी आपने। मैं जब कराची में था ना, अगर कभी मेरा शूट नहीं होता था ना, लाइक कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, तो महीने में 5-6 शोज मुझे मिल जाते थे और वहां से बड़ी अच्छी कमाई होती थी। क्या बात है, लाहौर में तो वो भी नहीं है यार। लाहौर में वो नहीं है, लेकिन हाँ। कराची, अच्छा मैं कराची का एक और बात बता दूं आपको, हम्म, मुझे कराची रहना बहुत पसंद है, हम्म। वहाँ काम करना पसंद है, कराची की लाइफ मुझे बहुत पसंद है। दोबारा जाएंगे मुझे लगता है आप। इंशाल्लाह मेरा प्लान है, बट अभी चूंकि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ये करके, तो मैं वापस कराची जरूर जाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त। अब हमें आप एक अपना पसंद का कोई गीत सुनाएं तो हम वाइंड अप करें। मेरे बचपन का गाना, जब मैं बहुत छोटा सा था, एक सिंगर थे बनी, तो उनका गाना आता था टीवी पे, तब एक चैनल होता था एसटीएन के नाम से। बिल्कुल होता था। एसटीएन पे एक वो चार्ट चलता था जिसपे 10 से वो 12 गाने प्ले करते थे। बनी का भी चलता था बड़ा गाना, और ए नैयर के बहुत गाने चलते ए थे, नैयर साहब के भी चलते थे। मुझे याद है। तो बनी साहब का जो गाना था ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तेरी ये शोखदाएं सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे, हो जाऊंगा दीवाना यूं देखो तो नहीं, आंचल ना यूं गिराओ तड़पाओ तो नहीं, आंखों में है जो मस्तियां कहती हैं दिल थाम लो, होठों से तुम मेरे अभी
चाहत का पैगाम लो, ये नशीली हवा जो मुझे छू गई, मेरी हर सांस में बस गई, मिलेंगे जाना तुमसे जमाना जो कहे, तुम प्यार बन गई हो, अब दूरी ना रहे तेरी ये शोख अदाएं, सताए क्यों मुझे तेरी आंखों के सपने, जगाए क्यों मुझे। वाह रे वाह, वाह रे वाह। थैंक यू। ये बड़ा मजा आया जी, यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया, बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, और यकीनन ये आपका जो इंटरव्यू है ये यंग जनरेशन को भी बड़ा अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह। और आपके जितने भी कलीग्स हैं उनको भी पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि टाइम काफी हो गया है, यहाँ पे इजाजत लेते हैं, फिर मुलाकात रखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो नाजरीन, तलत शाह हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा हमने इंजॉय किया। यकीनन ये इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के मजीद इंटरव्यू भी आपके लिए हम लाते रहेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।